बात की थी प्रोफेज़ पे। प्रोफेज़ की अर्ली, मिड और लेट फेज़ पे मैंने बात की। तो कैरियोकाइनेसिस की जो दूसरी फेज़ है वो है मेटाफेज़। मेटाफेज़ सेकंड फेज़ ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। ये पोल्स हैं, मीन्स के अगर एक सेल है ना ये वाला, तो इसमें इनको मैं पोल्स कहूँगा, ये जो साइड पे हैं सारे, ठीक है, जो अतराफ़ पे है ना, इनको मैं पोल्स कहूँगा, और ये जो सेंटर में है ना, इसको मैं कहूँगा इक्वेटर। इसके पार्ट्स हैं, ये पोल्स हैं, ये इक्वेटर है। तो ये वाले जो स्पिंडल्स हैं, ये जो मैंने कल बताया था जो अंदर को जा रहे हैं वो स्पिंडल हैं, जो बाहर को आएंगे वो एस्टर्स हैं। अब जो स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल भी दो तरह के हैं यहाँ पे। ये देखें, कुछ स्पिंडल हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो रहे हैं, और कुछ स्पिंडल ऐसे हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो रहे। अब ये देखें, ये वाला स्पिंडल जो है, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहा है ना। कल मैंने बताया था क्रोमोसोम के जिस हिस्से के साथ जाके ये अटैच होता है ना, ठीक है, उसका नाम क्या था? कैनिटोकोर। कैनिटोकोर प्रोटीन के साथ ये जाके अटैच होता है स्पिंडल, तो इसी वजह से इसका नाम होगा कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर। S.F लिख दूंगा आपकी आसानी के लिए। कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर ये है। अब ये वाला जो है दूसरा, ठीक है, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी अटैच नहीं हो रहा, ये भी अटैच नहीं हो रहा। तो जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो रहा उसका नाम होगा, ये वाला क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो रहा, इसको कहेंगे नॉन कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर। नॉन कैनिटोकोर, ठीक हो गया। अब एक तो हो गए कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर और एक हो गए नॉन कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर ने क्या किया? कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को अलाइन कर दिया, तरतीब के साथ जमा कर दिया। कौन से पार्ट पे? देखिए मैंने आपसे कहा ना, ये साइड वाले पोल्स हैं और ये जो है ये है इक्वेटर। तो क्रोमोसोम को कहाँ अलाइन किया गया? इक्वेटर पे। किसने किया? कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर ने, जिनकी क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट थी। ठीक हो गया। अब चूँकि क्रोमोसोम को अटैच किया गया किसके साथ? कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ। उनकी अलाइनमेंट होगी कहाँ पे? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे अलाइनमेंट की वजह से इस सारे स्ट्रक्चर को, ये जो प्लेट टाइप स्ट्रक्चर बना है, इसको नाम दिया गया, इसका नाम रखा गया इक्वेटोरियल प्लेट। क्या नाम रखा गया? इक्वेटोरियल प्लेट। अब इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहेंगे। ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गई, और उसके बाद ये तो इक्वेटोरियल प्लेट हो गई ना। अब इट इज़ आल्सो नोन एज मेटाफेज प्लेट। इट इज़ आल्सो नोन एज मेटाफेज प्लेट। क्यों कहा गया मेटाफेज प्लेट? अब देखिए, इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट इसलिए कहा गया क्योंकि क्रोमोसोम जो थे वो बिल्कुल उनकी अलाइनमेंट थी कहाँ पे? इक्वेटर पे, तो इक्वेटोरियल प्लेट कहा गया। और जिस फेज़ में क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हुए हैं उस फेज़ का नाम क्या है? मेटाफेज। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज मेटाफेज प्लेट। ओके, अब नेक्स्ट है, ये तो होगी मेटाफेज। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट है टेलोफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज।
एनाफेज। मेटाफेज के बाद क्या है ये? एनाफेज। अब एनाफेज है, ये देखिए ये एनाफेज है। इसमें क्या हुआ है, ये वाले मुझे फिर से बताइए, अभी मैं फिर से आपसे डिस्कस करता हूँ। ये वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये इनका नाम क्या था भला? कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर, क्योंकि ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे पाई जाने वाली कैनिटोकोर प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। तो नाम क्या रख दिया? कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर की डायरेक्ट अटैचमेंट है, ठीक है, ये अटैच हो गई। तो क्या किया गया एनाफेज में? ये हुआ, ये देखें आप, एनाफेज में ये हुआ कि कैनिटोकोर इस पोल वाले, मतलब ये लेफ्ट पोल वाले और राइट पोल वाले जो कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर थे, उन्होंने अपनी अपनी जानब फोर्स लगाई, ठीक है, उन्होंने खींचा इसको बाहर की तरफ। यानी कि इस पोल वालों ने इसकी तरफ खींचा और ये जो राइट पोल वाले हैं इन्होंने राइट की तरफ खींचा। तो ये जो पुलिंग फोर्स लगी है ना, पुलिंग फोर्स लगी, ये इस तरफ खींच रहे हैं, ये इस तरफ खींच रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, जब ये पुलिंग फोर्स लगेगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये वाले देखें, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। इसके कितने क्रोमैटिड हैं? कितने क्रोमैटिड हैं? 2 क्रोमैटिड हैं, ये देखिए 1 2, ये 2 क्रोमैटिड हैं, 2 क्रोमैटिड है। दोनों चूँकि एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड है यहाँ पे, और दोनों क्रोमैटिड जो हैं अगर उनका सेंट्रोमियर कॉमन है, अगर 2 क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कॉमन है तो उसको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। 2 क्रोमैटिड का अगर सेंट्रोमियर कॉमन है तो उसे कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। अब यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, तो जब पुलिंग फोर्स लगेगी, लेफ़्ट पोल वाले लेफ़्ट की जानब खींचेंगे, राइट वाले राइट की जानब खींचेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? आपका ब्रेन क्या कहता है? नतीजा ये निकलेगा कि इस पुलिंग फोर्स के नतीजा में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। जिस जानब फोर्स लग रही है वो उस तरफ चले जाएंगे। समझ आ गई बात? आई होप सो आप समझिए होंगे। ये है एनाफेज। एनाफेज ये सबसे ज़्यादा, एनाफेज जो है ना, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ है। ये बहुत क्रिटिकल फेज़ है, एनाफेज बहुत क्रिटिकल फेज़ है। क्रिटिकल फेज़ किस तरह से है? क्रिटिकल फेज़ इस तरह से है, अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड, अगर आपस में क्रोमैटिड अलग ना हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग ना हुए, तो नतीजा क्या निकलना है? नतीजा ये निकलना है कि ये एरर आ जाना है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है क्रोमोसोम्स की। तो एरर होगा, सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो एक में कम हो जाएगी, एक में ज़्यादा हो जाएगी। तो पुलिंग फोर्स बराबर पे लगनी चाहिए। जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर, वो जो फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट में, ये इस तरफ खींच रहे हैं, ये इस तरफ खींच रहे हैं, तो फोर्स भी इक्वल होनी चाहिए, ताकि क्रोमोसोम जो हैं सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अगर अलग होते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग होते हैं तो वो अलग होना भी बराबर हो। अगर इस तरफ 46 जा रहे हैं क्रोमैटिड, तो इस तरफ भी 46 ही जाएँ। ये ना हो एक में 45 हो जाएं और एक में 47 हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो नतीजा क्या निकलना है? नतीजा ये होगा कि वो सेल एबनॉर्मल सेल कहलाएगा, उसमें एरर आ जाएगी। इस वजह से मैंने कहा, चूँकि यहाँ पुलिंग फोर्स लगती है, इस वजह से एनाफेज को क्रिटिकल फेज़ कहा जाता है। सही है? ये आपके लिए, ये मैं फिर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ ताकि आप इसको याद रखें कि एनाफेज को क्रिटिकल फेज़ क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने आज एक नई टर्म वैसे इंट्रोड्यूस करवाई है, सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, उसको भी ज़रा ध्यान से आपने सुन लेना। अच्छा जी, एनाफेज के बाद क्या आती है? लास्ट फेज़ नाउन एज कैरियोकाइनेसिस की लास्ट फेज़ नाउन एज टेलोफेज। उसको क्या कहते हैं? टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में ज़रा गौर करें, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर ये अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच के चले गए, तो अपोजिट पोल पे अगर पहुंच गए
तो कौन सी फेज़ है, कौन सी फेज़ है, टेलोफेज़। उसमें क्या होगा ज़रा देखिए, ये देखिए ये पहुँच गए हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं और इनके गिर्द ये देखिए न्यूक्लियर इन्वेल्प, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन गई है। यहाँ थी नहीं, यहाँ थी नहीं, इससे पहले लेक्चर में जो फेजेस थी प्रोफेज, क्या उसमें थी, नहीं थी। अब यहाँ फिर से बन गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई तो उसमें क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं अब, क्रोमोसोम। तो इसके अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर वाला क्या है, साइटोप्लाज्म। तो मुझे बताएं अब, न्यूक्लियोप्लाज्म अगर साइटोप्लाज्म से अलग हो गया तो क्या आप साइटोप्लाज्म उतना ही विस्कस रहेगा जितना यहाँ था या जितना यहाँ था, नहीं, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे आप टेलोफेज में साइटोप्लाज्म लेस विस्कस हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी में कमी आ जाती है क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेल्प बन गया है, वो बाउंड्री कायम हो गई। तो अब न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे रीअपियर होगा, ठीक है। ये एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि टेलोफेज इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द प्रोफेज। प्रोफेज के बिल्कुल उलट है होती है टेलोफेज, ठीक है। और ये जो बना था माइटोटिक अपरेटस, मींस कि ये जो स्पिंडल थे जो अंदर की जानब आ रहे थे, बाहर की जानब क्या जा रहे थे, एस्टर। स्पिंडल और जो एस्टर होते हैं वो दोबारा से डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये देखें यहाँ कितना अच्छा ऑर्गेनाइज है माइटोटिक अपरेटस, यहाँ पे कितना अच्छा ऑर्गेनाइज है। स्पिंडल आ रहे हैं अंदर की जानब और एस्टर जा रहे हैं बाहर की जानब, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे टोटली यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसको शो करती हैं, टेलोफेज को। तो ये जो हमारी एक जो फेज़ थी ना कैरियोकाइनेसिस की, वो कंप्लीट होगी। माइटोसिस की मैंने कहा था 2 फेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ तक हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है, सेल की काइनेटिक कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है। तो कैरियोकाइनेसिस में किसको डिवाइड कर रहे थे, न्यूक्लियस को। मैं याद करवाता जाऊँ तो यहाँ क्या डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस। सेल नहीं डिवाइड हुआ, ये देखें ये एक ही सेल है, यहाँ पे फिर एक ही सेल है, यहाँ भी एक ही सेल है, और एक सेल में अब न्यूक्लियस कितने हैं, 2। एक सेल में न्यूक्लियस कितने, 2 हैं, एक ये न्यूक्लियस है और एक ये न्यूक्लियस है। मीन्स के क्या हुई है, कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे ये जो सारा ये वाला, ये सारा जो साइटोप्लाज्म है, ये सारा अब ये भी डिवाइड होगा। जब ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा तो क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ द होल सेल। ओके, अब आते हैं दूसरी फेज़ की तरफ। वो कौन सी फेज़ है, वो है साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम साइटोकाइनेसिस पढ़ लेते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस का क्या मैकेनिज्म है, देखिए जी। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस की बात करें, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। 2 न्यूक्लियस मौजूद है, ओके। न्यूक्लियर इन्वेल्प भी है, ओके है। ये माइटोटिक अपरेटस जो है वो डिसऑर्गेनाइज है, ओके है। अब यहाँ पे ये देखें, जो बाहर की जानब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जा रही थी उनका नाम था एस्टर। जो एस्टर होते हैं ना, ये वाले, ये एस्टर, ये एस्टर सिग्नल सेंड करते हैं। क्या सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं। कहाँ पे, ये कौन सा रीजन है, क्या नाम बोला था मैंने, इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स सिग्नल भेजती हैं किसको, इक्वेटोरियल रीजन को। जब इक्वेटोरियल रीजन को सिग्नल भेजती हैं तो वो जो सिग्नल होता है वो किन के लिए होता है, वो सिग्नल ये होता है कि इस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में जो एक्टिन और मायोसिन मौजूद होती हैं, ये सिग्नल उनके लिए होता है। याद रखिएगा, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से सिग्नल आया किस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ पे किन को एक्टिवेट कर दिया गया, एक्टिन को और मायोसिन को। एक्टिन और मायोसिन ने एक्टिवेट होकर यहाँ पे बना दी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या बना दी, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना दी।
तो जब कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गई, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गई, उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ने अपने आप को डीप करना शुरू कर दिया, अपने आप को गहरा करना शुरू कर दिया, यानी कि वो अंदर की जानब घुसना शुरू हो गई, पिंच करना शुरू हो गई, पिंच। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनने के बाद वो पिंच करना शुरू हो गई। जब उसने पिंच किया तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना, इसको कहा, वहाँ पे बन गई क्लीवेज फर्रो। क्लीवेज फर्रो बन गई। जब क्लीवेज फर्रो बनी, ये सेंटर में क्लीवेज फर्रो एक नाली की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो डीप होता है अंदर से। तो वो जो स्ट्रक्चर है जब वो बन गया ना, तो जैसे ही वो डीप होती गई तो दोनों साइड वाली, ये देखें, ऊपर से भी डीप हो रही है, नीचे से भी, ऊपर से नीचे को जा रही है, नीचे वाली ऊपर को आ रही है, यानी कि डीप होती जा रही है, यहाँ तक कि वो फर्रो नीचे और ऊपर से आपस में मिल गई। जैसे ही वो फर्रो आपस में मिली, एक सेल दो में डिवाइड हो गया, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी अब डिवाइड हो गया। ये देखिए, अब ये एक सेल था, अब कितने बन गए? 2 सेल। अब मेरी वो बात याद करें जिसमें मैंने कहा था इट इज़ द डिवीजन ऑफ द, याद आया होगा, इट इज़ द डिवीजन ऑफ द होल सेल, डिवीजन ऑफ होल सेल। ये बात आपको याद आई होगी। अब मैंने डायग्रामेटिकली बयान कर दी इसको, पहले मैंने थ्योरेटिकली बयान की थी, अब मैंने डिवीजन ऑफ द होल सेल को भी डायग्रामेटिकली बयान कर दिया। ठीक हो गया। तो ये थी एनिमल में साइटोकिनेसिस। और याद रखिएगा, एनिमल में ये जो साइटोकिनेसिस हुई है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनना शुरू हुई है, ये याद रखिएगा, ये लेट टेलोफेज में बनना शुरू होती है। ये MCQ है आपके MD कैट का भी। कब शुरू हुआ ये मैकेनिज्म? ये बड़ी अहम बातें होती हैं। कब शुरू हुआ प्रोसेस? ये लेट टेलोफेज में शुरू हुआ, और उसके बाद फाइनली ये एनिमल्स में बात है। अब साइटोकिनेसिस हमने पढ़नी है प्लांट्स में। प्लांट्स में साइटोकिनेसिस कैसे होती है? अब यहाँ पे है साइटोकिनेसिस इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स में साइटोकिनेसिस की बात करें, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में साइटोकिनेसिस ये होती है कि प्लांट्स के अंदर साइटोकिनेसिस का जो मैकेनिज्म है वो मेटाफेज में स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसमें लेट टेलोफेज में स्टार्ट हुआ ना, इसमें मेटाफेज में स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज में ही साइटोकिनेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहला स्टेप उधर से ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या मतलब स्टेप ऐसा आया कि साइटोकिनेसिस स्टार्ट हो गई? तो इस तरह से होता है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सेंटर में ये नज़र आ रही है ना, ये इनको, ये जो वेजिकल्स टाइप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ना सेंटर में, मैंने ब्लू कलर में बनाए, इनको कहते हैं, ये इनको वेजिकल्स ही कहते हैं। ये वेजिकल्स बन जाती हैं, वेजिकल्स जमा होना शुरू हो जाती हैं मेटाफेज में। भला कौन से रीजन में? ये वाले क्या हैं? पोल्स। ये कौन सा रीजन है? इक्वेटर। इक्वेटर में क्या जमा होनी शुरू हो जाती हैं? वेजिकल्स। जब इक्वेटर में वेजिकल्स बनना शुरू हो जाती हैं ना, तो वो वेजिकल्स में क्या होता है? उन वेजिकल्स में एक्चुअली, उन वेजिकल्स के अंदर एक्चुअली होते हैं सेलुलोज, उनमें होता है सेलुलोज एंड लिग्नन। ये क्या चीज़ें हैं? सेलुलोज और लिग्नन। इनको कहा जाता है प्रिकर्सर्स ऑफ सेल वॉल। क्या कहा जाता है? प्रिकर्सर्स ऑफ सेल वॉल। अब प्रिकर्सर क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को बनाने वाले, चूँकि एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं है। ठीक है, कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई वो वेजिकल्स क्यों जमा हुई हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर वो वेजिकल्स मेटाफेज में जो वेजिकल्स हैं इक्वेटोरियल रीजन में क्यों जमा हुई हैं? तो जवाब क्या आएगा? जवाब ये आएगा कि वो वेजिकल्स इसलिए जमा हुई कि उन वेजिकल्स के अंदर सेलुलोज और लिग्नन था, और उन्होंने सेल वॉल को बनाना था। और यहाँ पे सेल वॉल का बनना ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्लांट सेल है, जबकि एनिमल सेल में इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, फिर वो वेजिकल्स, याद रखिएगा, वेजिकल्स जमा कब हुई? मेटाफेज में। वही वेजिकल्स
वही वेजिकल्स फिर क्या हुई, वो वेजिकल्स फ्यूज़ हो गई। ये देखिए वो वेजिकल्स फ्यूज़ हुई, वेजिकल्स फ्यूज़ हो गई और उन्होंने फ्यूज़ होकर, फ्यूज़ का मतलब मिल जाना, जब वो मिल गई आपस में तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम था फ्रेगमोप्लास्ट। ये सेंटर में अब ये जो बार सी बनी है ना, ये है फ्रेगमोप्लास्ट। और ये कब हुआ, अब ये भी अहम है, ये हुआ लेट टेलोफेज में, यानी कि साइटोकाइनेसिस का अमल मेटाफेज में स्टार्ट हो गया था। वेजिकल्स जमा हो गई, सेलुलोज और लिग्नन वाली वेजिकल्स जमा हो गई जिन्होंने सेल वॉल बनानी थी। वही वेजिकल्स फिर लेट टेलोफेज तक मिल गई, ठीक है। जब लेट टेलोफेज आई ना तब वो मिल गई, जब वो मिली वेजिकल्स आपस में वो फ्यूज़ हो गई, तो उस स्ट्रक्चर का क्या नाम रखा, क्या नाम दिया उसे, फ्रेगमोप्लास्ट। अब वो जो वेजिकल्स मिली हैं एक्चुअली क्या मिला, सेलुलोज मिल गया और लिग्नन मिल गया। तो जब सेलुलोज और लिग्नन मिल गए तो क्या बना, सेल वॉल। क्या बना, सेल वॉल। और सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, याद रखिएगा, सेल वॉल डेड होती है। सेल वॉल डेड होती है, लाइव नहीं होती, ठीक है, ये डेड होती है। अब एक बाउंड्री यहाँ पे सेंटर में डेड है, डेड बाउंड्री जो है वो बढ़ती जा रही है, यहाँ फ्रेगमोप्लास्ट बढ़ती जा रही है। जब वो किनारों पे मिल जाएगी तो सेंटर वाला सारा एरिया तो डेड है। जब एरिया डेड है तो सेल यहाँ पे टूट कर एक सेल डिवाइड होकर कितने में चला जाएगा, 2 में चला जाएगा, 1 and 2। तो एक्चुअली फ्रेगमोप्लास्ट के बनने ने किसको डिवाइड कर दिया, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया। देखिए न्यूक्लियस पहले से डिवाइड था, कैरियोकिनेसिस हो चुकी थी, अब क्या हुई है, अब क्या हुई है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और 2 सेल बन गए। इट इज़ कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ होल सेल, कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ द होल सेल। तो बेटा ये हमारी जो माइटोसिस है उसकी जो 2 मेजर फेजेस थी, एक थी कैरियोकिनेसिस, दूसरी थी साइटोकिनेसिस, ये मुकम्मल हो गई है। मैंने आपको सारा समझा दिया कि एक सेल, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में किस तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये हमारी माइटोसिस कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह मेरे अगले लेक्चर में हम मियोसिस शुरू करेंगे या फिर हम जनरल टॉपिक है कैंसर का, उस पे बात करेंगे, या मियोसिस या कैंसर दोनों में किसी एक पे बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।